जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। जुलाई में लॉन्च हो सकता है भारत का चंद्रयान 3 मिशन। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत के क्षेत्र के अंदर 20 किलोमीटर तक बफर जोन बनाने की चीन ने रखी डिमांड। श्रीनगर में बेहद ही जबरदस्त तरीके से G20 इवेंट की हुई शुरुआत और पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा भी हुआ एक्सपोज। मेड इन इंडिया ड्रोन्स के लिए गरुड़ एरोस्पेस ने HAL की सब्सिडियरी के साथ साइन किया कॉन्ट्रैक्ट और भारत और ऑस्ट्रेलिया अपने बीच के डिफेंस टाइज को और मजबूत करने पर करेंगे फोकस। हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत का तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 12 जुलाई तक लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि चंद्रयान 3 के लॉन्च डेट्स के बारे में फिलहाल अभी इसरो की तरफ से ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन ऑफिशियल्स के हवाले से ये जरूर बताया गया कि ये जो परियोजना है ये अपने ट्रैक पर है और जिस हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं तो उसको देखकर संभावना बन रही है कि ये लॉन्च हम 12 जुलाई तक कर लेंगे। और अगर 12 जुलाई को लॉन्च होता है तो फिर 23 अगस्त तक ये चंद्रमा की सतह को टच करेगा। इस चंद्रयान 3 मिशन के लिए GSLV Mark 3 लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल किया जाने वाला है और ऑफिशियल्स की तरफ से उम्मीद जताई गई है कि सब कुछ योजना के अनुसार होना चाहिए। बाकी आपको बता दें कि इस चंद्रयान 3 में 3 खास कंपोनेंट्स होने वाले हैं, जिसमें से एक है स्वदेशी तौर पर बनाया गया लैंडर मॉड्यूल, दूसरा होगा प्रोपल्सन मॉड्यूल और तीसरा होगा रोवर। और चंद्रमा के सरफेस पर एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करने के लिए लैंडर और रोवर अपने साथ साइंटिफिक पेलोड्स को कैरी करेंगे। लैंडर चंद्रमा की एक स्पेसिफाइड साइट पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और फिर उसके बाद रोवर को डिप्लॉय किया जाएगा। और इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य है भारत के इंटरप्लैनेटरी मिशंस के लिए हमारी नई टेक्नोलॉजीज को डेमोन्स्ट्रेट करना। और इसी बात पर आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 कौन से वर्ष में और कौन से तारीख में लॉन्च किए गए थे। टेलीग्राफ-इंडिया.com की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक चाइनीज आर्मी ने डिसएंगेजमेंट के लिए एक प्री कंडीशन के रूप में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण डेप्सांग प्लेन्स पर भारत की जो दावे वाली लाइन्स हैं तो उनके अंदर 15 से 20 किलोमीटर तक बफर जोन बनाने की मांग करी है। और जबकि भारत ने जो 3 से 4 किलोमीटर की डीमिलिटराइज स्ट्रिप को बनाने का ऑफर दिया था तो उस ऑफर को चीन ने स्वीकार नहीं किया है। और टेलीग्राफ-इंडिया.com की इस रिपोर्ट में ITBP की इंटेलिजेंस विंग के ऑफिशियल के हवाले से ये बताया गया है कि जो चाइनीज हैं वो डेप्सांग प्लेन से डिसएंगेजमेंट प्रोसेस के हिस्से के तौर पर भारत के क्षेत्र में 15 से 20 किलोमीटर की चौड़ाई के साथ एक बफर जोन चाहते हैं। लेकिन भारत ने चीन की इस डिमांड को रिजेक्ट किया है, बल्कि इसके बदले 3 से 4 किलोमीटर के बफर जोन का ऑफर दिया था, लेकिन फिर चीन ने भी उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। और जबकि इस रिपोर्ट में डिफेंस मिनिस्ट्री सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि डिसएंगेजमेंट प्रोसेस के हिस्से के तौर पर गलवान वैली में लगभग 3 किलोमीटर, पैंगोंग लेक में 10 किलोमीटर, गोगरा में 3.5 और हॉट स्प्रिंग्स में 4 किलोमीटर तक डीमिलिटराइज बफर जोन्स अभी तक स्थापित किए गए हैं। और डेप्सांग प्लेन्स इकलौता ऐसा फ्रिक्शन पॉइंट बचा हुआ है जहां पे अभी कोई भी डिसएंगेजमेंट नहीं हुई है। और जबकि इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी ऑफिशियल का ये कहना है कि डेप्सांग प्लेन से डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस को शुरू करने के लिए जो चाइनीज आर्मी 15 से 20 किलोमीटर के बफर जोन बनाने की डिमांड कर रही है तो चाइनीज आर्मी की ये डिमांड पूरी तरह से अवैध है, जिसे भारत बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगा। और जबकि भारत के डिफेंस मिनिस्ट्री के सोर्सेज के हवाले से ये भी कहा गया कि जो बफर जोन्स हैं वो टेम्परेरी हैं और अपने उन क्षेत्रों पर भारत ने किसी को भी कोई अधिकार नहीं दिया है। और आपको ये भी स्पष्ट कर दे कि फिलहाल अभी तक जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो टेलीग्राफ इंडिया की इस रिपोर्ट पर भारत सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल कमेंट देखने को नहीं मिला है। इसके अलावा इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक LAC के साथ डिप्लॉयड भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस को इजराइल के मार्शल आर्ट क्राव मागा में भी ट्रेन किया गया है, ताकि अगर पेट्रोलिंग के दौरान चाइनीज आर्मी के साथ किसी तरह की कोई झड़प होती है तो चाइनीज आर्मी को अच्छी तरह से गोलगप्पे खिलाने में कोई भी कसर बाकी ना रहे। इस खास इजरायली मार्शल आर्ट के लिए ट्रेन करने के लिए पंचकुला में ITBP ट्रेनिंग एकेडमी में पहले बैच को ट्रेनिंग दी जा रही है और इस पहले बैच में 50 इंस्ट्रक्टर्स हैं। तो आज का दिन बेहद ही खास है क्योंकि आज जम्मू कश्मीर में G20 की एक बहुत ही शानदार शुरुआत हुई है और आर्टिकल 370 हटने के बाद से ये जम्मू कश्मीर में आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इवेंट है। हालांकि हमारे निकम्मे पड़ोसी पाकिस्तान की तरफ से इस G20 इवेंट में बाधा डालने के हर संभव प्रयास किए गए हैं, जिस पर उन्होंने भारत के खिलाफ दुनिया भर के प्रोपेगेंडा रन करवाए। और जबकि सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के कीबोर्ड वॉरियर्स अभी भी एक्टिव हैं और वो कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि श्रीनगर में आज जो G20 समिट की शुरुआत हुई है तो इसमें बहुत सारे देशों ने पार्टिसिपेट नहीं लिया है और पाकिस्तान के जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं इसे पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक विक्ट्री की तरह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पर सच्चाई क्या है वो हम आपको बताते हैं। तो आज 22 मई से श्रीनगर में G20 की टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की तीसरी मीटिंग आयोजित की गई है और इस मीटिंग के दौरान 5 खास क्षेत्रों में मुख्य रूप से ध्यान दिया जाएगा और वो क्षेत्र हैं ग्रीन टूरिज्म, डिजिटलाइजेशन, स्किल्स, MSMEs और डेस्टिनेशन मैनेजमेंट। इस मीटिंग में 25 कंट्रीज के लगभग 60 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया है और इस बैठक में G20 के केवल 3 देश जिनमें चीन, टर्की और सऊदी अरब शामिल हैं जो कि इस मीटिंग से दूर रहे हैं। और G20 कंट्रीज के अलावा भारत ने 9 और देशों को इन्वाइट किया था इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए और उन 9 देशों में से केवल इजिप्ट ही ऐसा है जिसने उस इन्वाइट का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया।
यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो 4 देश हैं जिन्होंने इस G20 मीटिंग से अपनी दूरी बना के रखी है। और पाकिस्तान के जो कीबोर्ड वॉरियर्स है वो इसी चीज़ को इतना बड़ा बना के दिखा रहे हैं कि जैसे कि मानो ये G20 मीटिंग फेल हो गई हो। बल्कि एक्चुअल में ऑफिशियल्स के मुताबिक जो श्रीनगर में G20 की टूरिज्म मीटिंग हो रही है, तो इस मीटिंग में पहली 2 मीटिंग्स के मुकाबले जो कि गुजरात और सिलीगुड़ी में हुई थी, तो उनके मुकाबले इस वाली मीटिंग में सबसे ज़्यादा डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा BBC, अल जज़ीरा और ऐसी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, तो इस G20 समिट को लेकर उनके हेडलाइंस कुछ ऐसी देखने को मिल रही हैं कि बेहद ही टाइट सिक्योरिटी में भारत ने श्रीनगर में G20 को शुरू किया है और जम्मू कश्मीर में कोई भी नॉर्मलिटी नहीं आई है, भारत बस उसका इल्यूजन क्रिएट कर रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन सच्चाई है कि जम्मू कश्मीर में ट्रैफिक नॉर्मली चल रहा है, दुकानें खुली हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, रीडेवलपमेंट हो रहा है। बस हाँ, एक चीज़ जो नहीं हो रही है वो ये कि कर्फ्यू नहीं लगाए। और हम तो आपको रिकमेंड करेंगे कि आप इंडिया टीवी के डिफेंस जर्नलिस्ट मिस्टर मनीष प्रसाद को फॉलो कर सकते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बाकी G20 के चीफ कोऑर्डिनेटर मिस्टर हर्षवर्धन श्रृंगला की तरफ से कहा गया है कि जम्मू कश्मीर एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टूरिज्म डेस्टिनेशन है और हम इस वर्ष जम्मू कश्मीर में लगभग 20 मिलियन टूरिस्ट की विजिट की उम्मीद कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को और बढ़ाने के उद्देश्य के साथ कई सारे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। और श्रीनगर में आयोजित की गई G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की जो ये मीटिंग है, ये पूरी दुनिया भर में शांति, प्रगति और समृद्धि का संदेश देगी। और यहाँ पे इस मीटिंग को आयोजित करने का एक और पहलू है, और वो ये कि कश्मीर में रोजगार के नए नए अवसरों को क्रिएट करना। और जैसे कि कहा गया कि अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वो यहीं कश्मीर में है। कश्मीर जो कि भारत के सर का ताज है और ये हमेशा से भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। अब बाकी जो पाकिस्तान के कीबोर्ड वॉरियर्स और उनके सपोर्टर्स जो केवल पाकिस्तान में नहीं बल्कि हमारे वहाँ भी आपको एक आधा मिल जाएंगे, तो जो इस G20 समिट को लेकर प्रोपेगेंडा करने में लगे हुए हैं, तो हमें लग रहा है कि उनको बर्नौल की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अगर कोई आपको ऐसा मिले जिसको बर्नौल की काफ़ी ज़रूरत महसूस हो रही है, तो कृपया करके उसकी मदद जरूर करें, क्योंकि अभी तो ये केवल शुरुआत हुई है। और बाकी कमेंट सेक्शन में जय हिंद, जय भारत लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी आपको ये बता दें कि G20 को लेकर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस द्वारा जारी की गई एक टूल किट का भी खुलासा हुआ है, जो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अपने दुनिया भर के फॉरेन ऑफिस को भेजी है, और जिसमें कुछ और नहीं बल्कि बस ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि किस तरह से भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा आपको करना है। गरुड़ एरोस्पेस और HAL की सब्सिडियरी नैनी एरोस्पेस के बीच एक जॉइंट डेवलपमेंट पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया और ये कॉन्ट्रैक्ट भारतीय रक्षा मंत्रालय के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के तहत है। और इस कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से गरुड़ एरोस्पेस को अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए भारत में स्वदेशी तौर पर एडवांस प्रिसिशन ड्रोन्स को बनाने में और ज़्यादा मदद मिलेगी। ये कॉन्ट्रैक्ट भारत की स्वदेशी ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को बढ़ावा देगा और गरुड़ एरोस्पेस के मुताबिक उनके द्वारा विकसित किया जाने वाला जो ड्रोन होगा वो 25 किलोग्राम तक के पेलोड को कैरी करने में सक्षम होगा। और कंपनी ऑफिशियल्स का ये भी कहना है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो एक विजन है 2024 तक 1 लाख मेड इन इंडिया ड्रोन्स की माइलस्टोन को हासिल करना, तो ये भी अपने ट्रैक पर है। और अब नैनी एरोस्पेस के साथ हमारी जो ये पार्टनरशिप है, तो ये हमारे लिए एक नेचुरल नेक्स्ट स्टेप की तरह है। और गवर्नमेंट PSU के साथ पार्टनरशिप करने से कंपनी को उनकी नॉलेज और एक्सपीरियंस के साथ उनके प्रोडक्शन को स्केल अप करने में भी मदद मिलेगी। आज सुबह मणिपुर में इम्फाल के बाहरी इलाकों में हिंसा होने की कुछ ताज़ा घटनाएं सामने आई हैं और इंडियन आर्मी की तरफ से जारी ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक इम्फाल के बाहरी क्षेत्रों में क्लैश होने के इनपुट्स मिलने के बाद तुरंत ही आर्मी और असम राइफल्स के कॉलम्स को मूव कराया गया था और वहां की स्थिति को कंट्रोल में ले लिया गया है। और इस दौरान 3 संदिग्धों को पकड़ा भी गया है और उनके पास से 2 हथियार भी बरामद किए गए और फिलहाल अभी वहां की सिचुएशन पीसफुल है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि भारतीय प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं और जबकि व्योन के साथ एक खास बातचीत में ऑफिशियल की तरफ से ये भी कहा गया है कि कोलैबोरेशन के मामले में भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए डिफेंस एक बहुत ही प्रॉमिसिंग सेक्टर है। और जबकि सिडनी में अपने अराइवल से पहले द ऑस्ट्रेलियन के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जब भारतीय प्रधानमंत्री से रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर भारत की पोजीशन के बारे में प्रश्न पूछा गया, तो भारतीय प्रधानमंत्री का यही कहना था कि फ्रेंड होने का एडवांटेज यही है कि हम स्वतंत्र रूप से चर्चा कर सकते हैं और एक दूसरे के दृष्टिकोण की सराहना भी कर सकते हैं। और भारतीय प्रधानमंत्री का यह भी कहना था कि वे ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं और जिसमें एक ओपन एंड फ्री इंडो पैसिफिक को सुनिश्चित करने के लिए दोनों देशों के बीच की और भी क्लोजर डिफेंस एंड सिक्योरिटी टाइज भी इंक्लूड हैं। और बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1996 में असम में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लांस नायक निशान सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 2016 में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए नायक GP महादेव ने भी अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1999 में कारगिल में ऑपरेशन विजय के दौरान लांस नायक राजकुमार भी वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 2014 में 13 असम राइफल्स के राइफलमैन T गोकुल सिंह, 2021 में 19 असम राइफल्स के राइफलमैन अवतार चकमा, 2016 में 29 असम राइफल्स के सूबेदार बलदेव कुमार, हवलदार सुसरजीत बरला, राइफलमैन महेश सिंह, राइफलमैन भूपेंद्र कुमार, राइफलमैन पवन सिंह और राइफलमैन अखिलेश कुमार पांडे ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर।
आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।